ईरान तख्तापलट की ओर बढ़ रहा है। लोग गुस्से में हैं। लोगों के विरोध से सड़क और गलियां भर गई हैं। गुस्सा महंगाई, अव्यवस्था और इस्लामिक शासन के खिलाफ है। खबर है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई कभी भी ईरान छोड़कर भाग सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि वो रूस में जाकर शरण लेंगे। लेकिन सवाल है कि ईरान में ये नौबत क्यों आई? आखिर लोग अचानक अपने ही सुप्रीम लीडर के खिलाफ क्यों खड़े हो गए हैं? और इसमें अमेरिका या इजराइल की क्या भूमिका है? क्या इस तख्ता पलट को रूस और चीन ऐसे ही देखते रहेंगे? कई सवाल हैं। इन सवालों के जवाब हम इस वीडियो में तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले अगर ईरान की राजनीति को समझना है तो मुख्य रूप से दो नेताओं को समझना होगा। पहला नाम है आयतुल्लाह अली खामेनेई और दूसरा नाम है आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। इन नामों में आपको कुछ भ्रम की स्थिति हो सकती है। इससे बचने के लिए हम सिर्फ अली खामेनेई और रूहुल्लाह खुमैनी का इस्तेमाल इस पूरे वीडियो में करेंगे ताकि आपको दोनों नामों में अंतर समझ में आ सके। तो चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उपेंद्र कुमार और चर्चा में आज बात ईरान के इतिहास की कि आखिर ये मुल्क बार बार अपने अतीत को क्यों दोहराता है। आज जिसे हम ईरान कहते हैं उसे दुनिया सदियों तक पर्शिया या फारस के नाम से जानती थी, जबकि ईरानी इसे हमेशा से ईरान ही कहते आए हैं। ईरान के इतिहास का पहला बड़ा सितारा थे साइरस द ग्रेट। इन्होंने एकेमेनिड साम्राज्य खड़ा किया। साम्राज्य ऐसा कि पूर्वी यूरोप से लेकर सिंधु नदी तक फैल गया। साइरस सिर्फ तलवार वाले राजा नहीं थे, उन्होंने शासन को व्यवस्थित किया, क्षत्र प्रणाली शुरू की, अलग अलग इलाकों में गवर्नर नियुक्त किए। जब बेबुलोन जीता तो वहां कैद यहूदियों को आज़ाद कर दिया गया। इसी वजह से यहूदी ग्रंथों में साइरस को मसीहा का जैसा दर्जा मिला है। यहीं से भारत और फारस का रिश्ता पक्का होता है। अफगानिस्तान और सिंधु के पश्चिमी इलाके फारस के अधीन आए। अदालत, जमीन, बाजार, दीवान, आदमी जैसे शब्द भारत के जुबान में यहीं से आए। साइरस के बाद डेरियस द ग्रेट आए। इनके दौर में फारस दुनिया की करीब 44% आबादी पर राज करता था। यही वो डेरियस हैं जिनके समय भारत को हिंदुस्तान नाम मिला। 7वीं सदी में इस्लाम आया। अरब सेनाओं ने फारस पर कब्जा कर लिया। अरबों के बाद तुर्क आए और सेल्जुको साम्राज्य की स्थापना हुई। यही तुर्की ईरानी परंपरा पर आधारित एक राज्य था। यही वो वक्त था जब इस्लाम अपने गोल्डन पीरियड में था। तब इसकी राजधानी निशापुर शहर थी। सेल्जुक राज्य में फारसी भाषा खूब फली फूली। इसी वक्त फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। ईरान में शाहनामा का दर्जा वही है जो भारत में महाभारत का है। इसके बाद मंगोल आए, फिर तैमूर लंग आया। इसी तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर हमला कर दिल्ली को इतना लूटा कि फिर दिल्ली 100 सालों तक आबाद नहीं हो पाई। 14वीं सदी में ईरान पर सफवी वंश की स्थापना हुई। इस वंश के दौर में ईरान ने सुन्नी से शिया होने का फैसला किया। यही वजह है कि आज ईरान शिया बहुल है और पूरा अरब सुन्नी। फिर आता है नादिर शाह का दौर। ये वही नादिर शाह है जो 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर मुगलों से कोहिनूर लूट ले गया। नादिर शाह के शासनकाल में ईरान खूब फला फूला। 1747 में नादिर शाह की उसी की सैनिकों ने हत्या कर दी। इसी के साथ ईरान अस्थिरता के दौर में चला गया और कई गुटों में बंट गया। ईरान में साम्राज्य की जगह राजवंश की स्थापना हुई और ईरान के अलग अलग हिस्सों में कई राजा हुए। ईरान के इतिहास में सबसे महान परिवारों में से एक काजर परिवार था, जिसने करीब 150 सालों तक ईरान पर शासन किया। इसी राजवंश ने ईरान की राजधानी तेहरान की। इससे पहले ईरान की राजधानी मशहद हुआ करती थी, जहां आज भी इस्लाम की सबसे मजबूत जड़ें मौजूद हैं। मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ शिया मुसलमानों द्वारा पूजे जाने वाले पैगंबर मोहम्मद के 12 वंशजों में से एक 8वें शिया इमाम रजा का मकबरा स्थित है। इसी मशहद शहर में ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का 19 अप्रैल 1939 में जन्म हुआ था। ये तस्वीर उनके परिवार के कुछ सदस्यों के साथ है। 4 साल की उम्र में खामेनेई को मकतब भेज दिया गया, जहां उन्होंने कुरान, अरबी और इस्लामी तालीम हासिल की। इसके बाद वो ईरान के
कोम शहर में गए और 11 साल की उम्र में ही मौलवी बन गए। उनके पिता भी मौलवी थे। खामनेई उस दौर के ईरान में बड़े हो रहे थे जब शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का शासन था। ये वही शाह रज़ा पहलवी हैं जिन्होंने पश्चिमी देशों के शाह पर काजर राजवंश के अंतिम शासक अहमद शाह को सत्ता से बेदखल कर खुद ईरान की गद्दी पर बैठ गए थे। दरअसल 20वीं सदी की शुरुआत में ईरान ब्रिटेन और रूस की रस्साकसी के बीच फंस गया था। रूस और ब्रिटेन के बढ़ते प्रभाव और नियंत्रण से भी लोगों में नाराजगी थी। उन्हें लगने लगा था कि संवैधानिक सरकार ही देश को बचा सकती है। नाराज लोग सड़कों पर उतर आए और 1905-6 में ईरान के इतिहास की पहली क्रांति हुई, जिसे संवैधानिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति के दबाव में ईरान में एक संविधान और एक संसद की स्थापना हुई। ईरान में संसद को मजलिस कहा जाता है। इस क्रांति ने आधुनिक ईरानी राज्य की नींव रखी। 1908 में फारस में तेल की खोज हुई। इस तेल के खेल ने ईरान को अंधेरे में डाल दिया। ब्रिटेन ने फारस पर कब्जा कर लिया, फिर ब्रिटेन को पदस्थ कर रूस ने कब्जा कर लिया। इस बीच पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया और इसी के साथ ईरान में तेल का दोहन भी। ईरान को मित्र देशों ने 3 हिस्सों में बांट दिया। फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ने अपने अपने तरीके से ईरान के संसाधनों को दोहन किया। 1925 आते आते ईरान में तख्ता पलट हो गया। ये तख्ता पलट ईरानी सेना के कमांडर और युद्ध मंत्री के पद पर आसीन रजा खान पहलवी ने किया और यहीं से काजर राजवंश का अंत हो गया। यहाँ से शाह रजा पहलवी ने ईरान के आधुनिकीकरण की नींव रखी। उन्होंने देश में धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी विचारों को बढ़ावा देना शुरू किया। उस दौर के ईरान में मॉडलिंग, फिल्में, नाइट क्लब, पार्टीज और वेस्टर्न कपड़े पहनने का आम चलन था। हालांकि इसका विरोध भी वहाँ के धर्मगुरु और रूढ़िवादियों ने जमकर किया। जब तक ईरान को वो पूर्ण रूप से आधुनिकीकरण में ले जाते, तब तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। आधुनिकीकरण से नाराज धर्मगुरुओं ने राजा शाह के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। इस विरोध के चलते रजा शाह को 16 सितंबर 1941 को गद्दी छोड़नी पड़ी और उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद रजा पहलवी को सिंहासन सौंप दिया। ये वो दौर था जब ईरान नए सिरे से अपनी विदेश नीति गढ़ना शुरू कर दिया। ईरान के तेल और संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए अलग अलग देशों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस दौर में रजा पहलवी ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ गठजोड़ मजबूत करना सही समझा। उन्होंने अपने पिता की पश्चिमी कल्चर की नीति को आगे रखा। आयतुल्लाह अली खमैनी अपनी किताब सेल नंबर 14 द ऑटोबायोग्राफी ऑफ आयतुल्लाह खामेनेई में लिखते हैं कि 1950 के दशक में ईरान में पश्चिमी कल्चर अपने चरम पर था। इन दिनों मॉडर्नाइजेशन की हवा चल रही थी। हालांकि मुहर्रम के महीने में और ख़ास तौर से पहले 10 दिनों के लिए सभी सिनेमा घरों और फिल्मों पर रोक लगा दी जाती थी। लेकिन 1955 में सब बदल गया। शहर के गवर्नर ने मुहर्रम के 1 से 12 दिनों के बंद पर पाबंदी हटाने का आदेश जारी कर दिया। इस फैसले का हम लोगों ने विरोध किया। यही फैसला हमारे अंदर चिंगारी बनकर भड़का। खामेनेई 1962 में 23 वर्ष के थे जब आयतुल्लाह रुहल्लाह खुमैनी ने शाह की श्वेत क्रांति के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया। यह क्रांति ईरान के जमींदारों की जमीनों को किसानों के बीच बांटकर और महिलाओं को वोट देने के अधिकार देकर ईरान को पश्चिमी देशों की तरह डेवलप करने के लिए थी। देश के धनी जमींदार इसके खिलाफ थे क्योंकि वो अपनी ज़मीनों को बंटवारा नहीं चाहते थे। इसलिए वो ईरानी मदरसों और धर्मगुरुओं का समर्थन करने लगे और अधिकांश ईरानी धर्मगुरु इसका इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि वो महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक मानते थे, जिन्हें पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिलने चाहिए थे। 6 नवंबर 1962 को शाह को लिखे एक पत्र में रुहुल्लाह खुमैनी ने लिखा कि महिलाओं को मताधिकार देने से वेश्यावृत्ति बढ़ सकती है। उस वक्त आयतुल्लाह रुहल्लाह खुमैनी कोम में एक उच्च पदस्थ और लोकप्रिय मदरसा शिक्षक थे। खुमैनी को लगता था कि इस्लाम और ईरानी संस्कृति के खिलाफ है। इस्लाम और राजनीति को अलग करके नहीं देखा जा सकता और देश में विलायत ए फकीह यानी इस्लामी धर्मगुरुओं का शासन लाने की बात कही। खामेनेई इससे बहुत प्रभावित हुए। 1963 में खुमैनी ने शाह के खिलाफ खुलकर विरोध शुरू कर दिया। खामेनेई ने रुहुल्लाह खुमैनी की बात को मशहद समेत कई शहरों में फैलाने में मदद की। 1963 में खामेनेई ने मशहद की एक मस्जिद में कहा कि शाह का शासन इस्लाम और लोगों के खिलाफ है, हमें अपने धर्म और देश की हिफाजत करनी होगी। खामेनेई को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इससे वो युवाओं और शाह के खिलाफ आंदोलन में मशहूर हो गए।
उधर रूहुल्लाह खमैनी को 1964 में निर्वासित कर दिया गया, यानी ईरान से बाहर कर दिया गया। वह तुर्की से इराक और फिर फ्रांस चले गए और ईरान में तस्करी करके भेजी गई कैसेट टेपों और अपने संदेशों की फोटोकॉपी के माध्यम से अपने समर्थकों के साथ संवाद करते रहे। 1963 और 1979 के बीच जब तेल की ऊंची कीमतों के कारण ईरान समृद्ध हुआ और शाह की शक्ति बढ़ती गई, तो अली खामेनेई ने अपनी इस्लामिक शिक्षा को कम कर दिया और खुद खुमैनी की क्रांति के लिए समर्पित कर दिया। उसी समय शाह के खुफिया अधिकारियों की निगाहों से दूर ईरान भर की मस्जिदों और धार्मिक केंद्रों में इस्लामी क्रांति चल रही थी। अली खामेनेई उन दर्जनों मौलवियों में से एक थे जिन्होंने ईरान में रूहुल्लाह खुमैनी की क्रांतिकारी सामग्री विकसित की। 1970 का दशक आते आते खामेनेई राजनीति में माहिर हो गए। उनके गुरु खुमैनी को देश से निकाल दिया गया तो खामेनेई ही उनके भाषण लोगों तक फैलाते रहे। खामेनेई ने एक सभा में खुमैनी का सीक्रेट टेप चलाया जिसमें खुमैनी ने कहा था कि शाह का शासन एक गैर इस्लामी तानाशाही है और इसे उखाड़ फेंकना हर मुसलमान का फर्ज है। जनवरी 1978 में जब एक अखबार ने रूहुल्लाह खुमैनी के खिलाफ एक लेख प्रकाशित किया तो उनके अनुयायियों में एक समूह ने कोम स्थित उनके मदरसे के सामने प्रदर्शन किया। इसके बाद हुई दमनकारी कार्रवाई में शाह की सेना ने उनमें से कई लोगों को मार डाला। शिया इस्लामी परंपरा के अनुसार मृतकों के लिए 40 दिनों तक शोक मनाया गया और ये शोक प्रदर्शन में बदल गया। सितंबर 1979 में इसे इस्लामी क्रांति का नाम दिया गया और इसी इस्लामी क्रांति ने शाह की सरकार गिरा दी। फरवरी 1979 में खुमैनी पेरिस से वापस ईरान आए, नई सरकार बनाई और अपने करीबी लोगों को बड़े पदों पर नियुक्त किया। खामेनेई को क्रांतिकारी परिषद यानी रेवोल्यूशनरी काउंसिल में शामिल किया गया। खामेनेई को उप रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। इन्होंने ही इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का गठन किया। IRGC आगे चलकर ईरान की सबसे ताकतवर फौज बनी। IRGC को बनाने का मकसद ऐसी सेना खड़ी करना था जो देश के लिए धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर लड़ सके और इस्लामिक राष्ट्र ईरान को न सिर्फ बाहरी खतरों बल्कि देश के अंदर के मामलों को भी सुलझा सके। आज इसी फोर्स पर दमन का आरोप लग रहा है। इस फोर्स पर देश में इस्लामिक कानून लागू करने के लिए कईयों की हत्या का आरोप है, जिसमें बच्चे और महिलाएं तक शामिल हैं। इस बार ईरान के छात्र और नौजवान इस इस्लामिक व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और इसे बदलना चाहते हैं, जिससे वो खुली हवा में आज़ाद होकर सांस ले सकें और बाकी दुनिया से कदम ताल मिला सकें। और इसमें सबसे बड़े रोड़ा हैं आयतुल्लाह अली खामेनी, जिन पर अमेरिका और इजराइल नज़र टिकाए हुए हैं और चीन रूस समझने में लगे हैं। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो की दूसरी किस्त भी जल्द आएगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि खामेनेई आखिर सर्वोच्च पद पर कैसे पहुँचे और आगे खामेनेई का क्या होगा।